नमस्कार, माइंड योर रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात बागपत लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 11। बागपत जो है वो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पहले मेरठ की तहसील हुआ करती थी, फिर साल 1997 में इसको ज़िला बनाया गया। इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है, महाभारत काल से इसको जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र को पांडवों ने बसाया था और उस समय जब दुर्योधन के साथ समझौते की बात हो रही थी, जो 5 गांव पांडवों ने मांगा था उसमें ये गांव भी हुआ करता था। साथ ही दुर्योधन ने जो पांडवों को मारने के उद्देश्य से जिस लाक्षागृह का निर्माण कराया, वो लाक्षागृह भी इसी क्षेत्र में आता है। बहरहाल उस समय इसका नाम व्याघ्रप्रस्थ हुआ करता था। कहा जाता है कि वो यहाँ पर बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और इसी के नाम से मिलता जुलता ये नाम कहा जाता है। बाद में जो कहा जाता है कि मुगल काल के समय पर व्याघ्रप्रस्थ का नाम बदल करके और बागपत किया गया। 1321 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में कई तरीके की अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से भी इसको देखा जाता है, चूँकि ये मेरठ की तहसील रही तो जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी सक्रिय भूमिका इस क्षेत्र की रही थी। ओडीओपी की बात की जाए तो यहाँ पर होम फर्निशिंग का सामान बनाने का काम होता है। होम फर्निशिंग के सामान में चादरें, पर्दे, जो किचन टावल और टेबल टावल, कुशन इत्यादि और ऐसे कई सामान जो घरों में उपयोग होते हैं वो सामान बनाए जाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में हैंडलूम पाए जाते थे, जो अब बड़े रूप में आ चुके हैं, बड़े औद्योगिक उसमें हो चुके हैं और पावर लूम में बदले जा चुके हैं। राजनीति के इतिहास की बात की जाए तो विधानसभा की 5 सीटें इसमें हैं। सिवाल खास, छपरौली, बड़ौद, बागपत और मोदीनगर, ये 5 सीटें हैं, जिसमें छपरौली की सीट पर 2017 में आरएलडी का उम्मीदवार विजयी हुआ और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जाटलैंड के नाम से जाने जाने वाले बागपत का जो राजनीतिक इतिहास है लोकसभा के दृष्टिकोण से, वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। साल 1967 में ये लोकसभा की सीट अस्तित्व में आई थी। पहला चुनाव हुआ था 1967 में। उस समय जनसंघ के उम्मीदवार को यहाँ से विजय मिली थी और दूसरे चुनाव में जो 1971 में हुआ तो ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। साल 1977 का जब दौर आया, इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद का जो दौर आया, उसने इस सीट की राजनीति को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। फिर यहाँ पर पैदा हुए नए समीकरण, नए हालात। इमरजेंसी के बाद चौधरी चरण सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। चौधरी चरण सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और सांसद हुए, फिर प्रधानमंत्री बने। 1977 के चुनाव के बाद 1980 और फिर 1984 लगातार 3 चुनाव चौधरी चरण सिंह यहाँ से लड़े और चुनाव जीत करके संसद पहुँचते रहे। इनके बाद इस सीट पर चौधरी अजीत सिंह का कब्जा हो गया। चौधरी अजीत सिंह इस सीट पे 6 बार सांसद चुने गए थे। वो 1989 में पहली बार सांसद हुए, फिर 2009 तक अजीत सिंह यहाँ से सांसद होते रहे। केवल साल 1998 में उनको वो चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सोमपाल सिंह शास्त्री जो थे, उन्होंने इनको हरा करके और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली थी। इसके बाद साल 2014 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार ये सीट आई। सतपाल सिंह यहाँ से चुनाव जीते, सांसद हुए, फिर केंद्र में मंत्री बने। 2019 के चुनाव में भी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। वो वर्तमान समय में यहाँ से सांसद है, केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री हैं। सतपाल सिंह 29 नवंबर 1955 को उनका बागपत के बसौली गांव में उनका जन्म हुआ था। वो आईपीएस थे, 1980 बैच के, महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस रहे। 23 अगस्त 2012 को मुंबई के पुलिस कमिश्नर हुए। फिर इसके बाद 31 जनवरी साल 2014 को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया। उसके बाद वो अपने गृह जनपद लौटे। गृह जनपद आने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। फिर उनको साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। वो लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीते और संसद पहुंच गए थे। फिर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो उनको राज्य मंत्री बनाया गया। जल संसाधन, नदी विकास और जो गंगा कायाकल्प मंत्रालय था उसमें राज्य मंत्री रहे। फिर 2019 में भी चुनाव जीत गए, सांसद हैं, वर्तमान समय में राज्य मंत्री हैं। मानव संसाधन विकास में जो उच्च शिक्षा है उसको वो देख रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सत्यपाल सिंह की जो छवि है वो तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती है, ईमानदार नेता के तौर पर उनकी छवि बनी हुई है उनके क्षेत्र में। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा फैक्टर है वो चौधरी परिवार है। चौधरी चरण सिंह से शुरुआत हुई। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में इनका जन्म हुआ था। आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, फिर गाजियाबाद में इन्होंने वकालत की शुरुआत कर दी थी
वकालत से ही ये राजनीति में आए। फिर 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने हिस्सेदारी की। जो गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, इनके नेतृत्व में हुआ था। तमाम स्वतंत्रता के पहले वाले जो स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन हुए उसमें इनकी सक्रिय भूमिका रही। फिर इनकी गिरफ्तारी हुई, 6 महीने ये जेल में रहे, और जब जेल से निकले तो पूरी तरीके से फिर वकालत वगैरह छोड़ करके ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। साल 1937 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ये छपरौली की विधानसभा से विधायक हुए थे। उसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे, कांग्रेस में तमाम महत्वपूर्ण भूमिकाएं अलग अलग निभाते रहे। जो भूमि अधिग्रहण का जो बिल आया था उसमें जो इन्होंने प्रस्ताव दिया था, इनके सुझावों के हिसाब से वो चीज़ें वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उसमें एक इनका महत्वपूर्ण रोल था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का इन्होंने विरोध किया था। फिर साल 1967 में कांग्रेस से इनका मतभेद हो गया, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद 1967 में ही और 1970 में 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो ये इनकी गिरफ्तारी हुई, ये गिरफ्तार हुए, जेल में रहे। 1977 में जेल से बाहर निकले। फिर उस समय गैर कांग्रेसी सरकार की जो पूरी भूमिका हो गई थी, वो गैर कांग्रेसी सरकार बनी पहली बार। पर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। हालांकि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने के पूरे करीब थे, पर उस समय जयप्रकाश नारायण के चलते चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। चौधरी चरण सिंह की जगह मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और चौधरी चरण सिंह उस सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। फिर गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। हालांकि उसमें भी तमाम कई तरीके के इनके प्रधानमंत्री के साथ मतभेद चलते रहे। जनता पार्टी में फिर कलह हुई, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उसके बाद 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस के समर्थन, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, उसके समर्थन के साथ ये जो है प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। हालांकि 20 अगस्त को उनको अपना बहुमत साबित करना था और 19 अगस्त को इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ये बहुमत साबित नहीं कर पाए और 23 दिन ये प्रधानमंत्री रहे, इनकी सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह इस प्रधानमंत्री में एक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कभी भी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला था। हालांकि बतौर वित्त मंत्री रहते उन्होंने कई बहुत बड़े काम किए। खाद और डीजल के दामों में कंट्रोल करने का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने लाए, तो उनके कंट्रोल किया था। कई टैक्सेस जो थे, उस वक्त किसानों पर भी टैक्सेस लगाए जाने की बातचीत होती थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया और कई टैक्सेस कम किए। नाबार्ड की इन्होंने स्थापना की। 29 मई साल 1987 को इनका निधन हो गया था। इनके बेटे अजीत सिंह, उस टाइम जो इनके बेटे अजीत सिंह हैं वो IIT खड़गपुर से बीटेक किया उन्होंने। फिर इसके बाद वो अपनी परास्नातक की पढ़ाई के लिए अमेरिका के शिकागो चले गए। वहाँ से जो इलिनॉइस संस्थान से इन्होंने उसको अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद लगभग 15 सालों तक ये कंप्यूटर के क्षेत्र में विभिन्न अपनी पहले नौकरी की, फिर उसके बाद कंपनी बनाई। इस तरीके के तमाम काम इन्होंने ये करते रहे। साल 1985 में जब चौधरी चरण सिंह को पहला स्ट्रोक आया, उसके बाद ये इनकी वापसी हुई। 1986 में ये राज्यसभा के सदस्य बने। 1989 में ये लोकसभा का चुनाव लड़े, जनता दल के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे। उस समय ये जनता दल के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह के शिष्य मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के बीच अदावत की शुरुआत हुई। कारण बना पार्टी पर कब्जा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी। चौधरी अजीत सिंह जो थे वो बीपी सिंह के बहुत करीब रहे थे, बीपी सिंह के बहुत समर्थक रहे थे। जब भी बीपी सिंह को जरूरत पड़ी चौधरी अजीत सिंह उनके साथ खड़े रहे थे। बहरहाल जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो मतभेद पैदा हुए, उसके बाद इन्होंने नई पार्टी बना ली, जनता दल अजीत के नाम से इनकी पार्टी बनी। फिर बाद में राष्ट्रीय लोकदल बना। चौधरी अजीत सिंह कई बार सांसद रहे, अलग अलग पार्टियों के सरकार में अलग अलग मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। फिर 6 मई साल 2021 को 82 वर्ष की आयु में इनका कोरोना के चलते अभी निधन हो गया। इनके बेटे जयंत चौधरी वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। 27 दिसंबर 1978 में इनका जन्म हुआ था। लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स से इन्होंने अपना ग्रेजुएट पूरा किया। इसके बाद ये वापस लौटे। 2009 में मथुरा से सांसद चुने गए थे, पर 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हेमा मालिनी उम्मीदवार बनी थी। ये हेमा मालिनी से चुनाव ये हार गए थे। 2019 में हालांकि अपनी पारिवारिक सीट बागपत से चुनाव लड़े, पर ये चुनाव भी वो हार गए।
राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष थे चौधरी अजीत सिंह की निधन के बाद इनको अब ये पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं। 2012 में ये माट की विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। जयंत चौधरी को संसद में लैंड एक्विजिशन बिल का मुद्दा उठाने के लिए और फिर इस पर प्राइवेट मेंबरशिप बिल लाने के लिए खासी चर्चा मिल चुकी है। इन चौधरी परिवार के अलावा यहाँ पर जो है वो सत्यपाल मलिक भी एक बड़े फैक्टर के तौर पर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में वो मेघालय के राज्यपाल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं, गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। लंबे समय की उनकी राजनीति है, विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो भी माने जाते हैं। पूर्व एमएलसी केपी मलिक का भी एक प्रभाव रहता है। इसके अलावा विवेक त्यागी, राजपाल त्यागी जैसे नेताओं का इस क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है। समीकरणों की बात की जाए तो लगभग 16 लाख मतदाता हैं यहाँ पे जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसी कारण जो है जो जाट और मुस्लिम गठजोड़ था, इसी कारण चौधरी परिवार की बादशाहत हुआ करती थी। यहाँ पर जाट वोटर्स की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है, तो वहीं मुस्लिम मतदाता जो हैं वो करीब 3.5 लाख के आसपास हैं। दलित वोटर्स जो है यहाँ पर 1.5 लाख की उनकी संख्या है। तो गुर्जर और राजपूत जो वोटर हैं उनकी संख्या 1-1 लाख के लगभग मानी जाती है। जो 2014 में मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद यहाँ पर एक तो राजनीति में बड़ी फेरबदल हुई। इसके पहले जब मोदी नगर को यहाँ पर शामिल किया गया विधानसभा के तौर पर, तो उस समय भी यहाँ पर जाति समीकरण में बड़े बदलाव आए और ये जो दोनों बदलाव हैं उसने जो जाट और मुस्लिम समीकरण था उसको पूरी तरीके से बिगाड़ करके रख दिया और यही कारण है कि चौधरी परिवार की जो चौधराहट थी वहाँ से डगमगा गई। बहरहाल अब चुनाव में तमाम तरीके के नए समीकरण बन चुके हैं। पिछली 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहाँ पर विजय मिल रही है। अब चौधरी जयंत सिंह के पास आरएलडी की कमान आ चुकी है। ऐसे में अब आने वाले चुनाव में तमाम नए समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल ये जो थी वो बागपत लोकसभा सीट की बात हुई। उत्तर प्रदेश की दूसरी लोकसभा सीटों के प्रभावी नेताओं और उसका इतिहास जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए। धन्यवाद।